हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1 में। ये लेक्चर में हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहाँ से? देखो, इलेक्ट्रो मतलब आपकी जो फिजिक्स है उसमें एक ब्रांच होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज की उन प्रॉपर्टीज से डील करते हैं जब चार्ज मूव करता है या चार्ज रेस्ट में रहता है। उसी बेसिस पे हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उनको दो सेक्शन में, ये जो मेन ब्रांच है इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे होता है, नाम से ही दिखता है, स्टैटिक्स लिखा है इसमें। या डायनामिक्स है, इसका मतलब चार्ज इज मूविंग। ये सेक्शन में हम चार्ज की उन प्रॉपर्टीज से डील करेंगे जब चार्ज रेस्ट में रहेगा। जैसे चार्ज की जो प्रॉपर्टीज जब चार्ज रेस्ट में रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सब प्रॉपर्टीज। यहाँ पे चार्ज की उन प्रॉपर्टीज से डील करोगे जब चार्ज मूव करेगा, जैसे करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जो कहा जाता है, वो सब। आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर है उनको हम ये दो सेक्शन में बांट देते हैं, ठीक है? तो उससे एक हमें रूट मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो चैप्टर्स, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो आज हम शुरू करने वाले। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? गॉस लॉ। थर्ड है कैपेसिटर। यहां पे देखो, पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है मैग्नेटिज्म, थर्ड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, और फोर्थ है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक बेसिक रूट हो गया किस तरीके से हमने प्रोसीड करना है। अब सवाल उठता है कि यहाँ बोल दिया था कि चार्ज स्टेशनरी है या बोल दिया चार्ज मूविंग है। सवाल उठता है कि चार्ज है क्या चीज़, है ना? तो अभी एक बार वीडियो पॉज करके आप ये सब चीज़ नोट डाउन कर लो, फिर हम लिखते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग में इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, किताबी डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक बार वो लिख लेते हैं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it produces and experiences इलेक्ट्रिक फील्ड EF, और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए MF लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो ये लिखने में तो सही लग रही है, समझने के लिए थोड़ा और बेसिक से जाते हैं। हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है उसमें सबसे बेसिक पार्टिकल क्या है? सबसे बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो चीज़ है वो होती है आपका एटम। यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी है उसका सबसे बेसिक है एटम। और एटम की खुद किस चीज़ से बना है? वो एक तो बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने आपके स्कूल से पढ़ते आए हो, बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके आजू बाजू ये ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है? ये है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस को थोड़ा इनलार्ज करके देखे तो न्यूक्लियस किस चीज़ से बना होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो है ये होते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस दो चीज़ से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक होते हैं इसमें न्यूट्रॉन, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हो गया थोड़ा बेसिक डिस्कशन। अब एक प्रोटॉन पे यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे पहले देख लो कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये जरूरी है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है और एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इतना सा चार्ज है। ठीक है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस होता है, और इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन Np लिख लो, यानी Np मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। दोनों पे चार्ज कितना है? चार्ज सेम है, इस पर निगेटिवली चार्ज है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो टोटल चार्ज एटम पे जीरो हो जाएगा। इसके वजह से टोटल चार्ज एटम पे जीरो हो जाएगा, तो एटम क्या होगा? एटम न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। तो एटम इसकी वजह से न्यूट्रल होता है। एक कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आगे काम आएगी, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत ही छोटा। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? जो नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ नियरली, वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। तो देखो, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा भारी है, तो क्या लिखते हैं हम? मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आगे काम आएगा हमें, तो एक बात ये लिख लो। एक छोटी सी बात और, चार्ज तो दो तरीके के हो गए, एक हो गया पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो एक दूसरे को ऐसे दूर ढके लेके, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अपना बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज पे पूरा डिस्कशन हो गया। पूरा नहीं हुआ, ये तो थोड़ा सा बेसिक हुआ। अब आगे हम क्या करने वाले हैं? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसके नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे नया हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी वही इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कब कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कब कहा जाता है? कोई भी क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कब कहोगे आप? जब वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा, ऐसे कुछ भी रैंडम वैल्यूज नहीं उठा लेगा, कुछ अलाउड वैल्यूज रहेगी, उसको कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही वो उठा सकता है, तब वो क्वांटिटी को क्या कहोगे आप? क्वांटाइज्ड। हमारे नेचर में सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है
स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये साइन नहीं ये होता है, ठीक है, तो हम एक ई लिखते हैं, ई जिसको ऐसे लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो गया अपना, एक सबसे बेसिक चार्ज हो गया, सबसे छोटा चार्ज हो गया। और कोई भी मतलब कोई बॉडी पे चार्ज क्यू है तो उसको क्या लिखेंगे आप, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू इंटीजर। तो यानी कोई भी बॉडी, ये जो ये है इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब कोई बॉडी पे हम बोलेंगे किसी पे +100 ई चार्ज है, -20 ई चार्ज है, +2 ई है, मतलब जो ई है ये जो आपकी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज कहेंगे या स्मॉलेस्ट क्वांटा ऑफ चार्ज, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। कोई भी अगर आपका ऐसे कहे कि E/3 चार्ज पॉसिबल है क्या, 2E/3 चार्ज पॉसिबल है क्या, तो नहीं बोल देना। हालांकि बाद में जब देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मतलब जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन जो बनता है वो बनता है क्वार्क्स से, और क्वार्क्स पे ये चार्जेस पॉसिबल है। पर आपके सिलेबस तक इतना ही समझना है कि चार्ज जो है वो ई का इंटीजर मल्टीपल ही होगा, तो ये चार्जेस पॉसिबल है। इसलिए हम कोई भी मतलब कब कहेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं हो सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। पर कई आपको कहेंगे कि क्या मास विदाउट चार्ज के एग्जिस्ट हो सकता है। इसका मतलब जैसे आपको एक बॉडी दे दी है और इस पे ये न्यूट्रल है, तो क्या इस पे कोई चार्ज है कि नहीं है। इस पे चार्ज है। अगर आपको जैसे मतलब कह दिया कि ये बॉडी न्यूट्रल है, तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। इस पे दोनों चार्जेस है, पर दोनों इक्वल है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, जिसके वजह से उनका नेट इफेक्ट हो गया है 0, इसलिए बॉडी न्यूट्रल है। अगर इसलिए एक बात ये ध्यान रखना, न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं कि उस पर चार्ज नहीं है, उस पर चार्ज है, पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और एक बात और, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। और भी प्रॉपर्टीज है, तो ये मिटा देता हूँ। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इतना नोट्स ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखाता हूँ मैं। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या, चार्ज को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक ले जा सकते हो, ये इसकी बात है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक चार्ज को आप ले जा सकते हो। यानी आपका एटम है, एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब आजू बाजू के जितने भी ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ और उसको दूसरी जगह ले जा सकते हो। इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो यही कह रहा है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। एक बार वीडियो पॉज करके इसके नोट्स ले लो, फिर और प्रॉपर्टी लिखते हैं। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप चार्ज को बना भी नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको खत्म भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो।
ठीक है, इसका एक अच्छा डेफिनेशन क्या है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसको समझने के लिए देखो, मैं एक सिस्टम लेता हूँ, ये बॉक्स को एक सिस्टम मान लो, ये एज अ होल क्या है, एक सिस्टम है। इसमें 2 बॉल्स रखे हैं, एक पे +10 Q चार्ज है और एक अनचार्ज्ड है। अब क्या करता हूँ, मैं दोनों बॉल को टच कर देता हूँ, और अभी हमने देखा कि चार्ज कैन इज ट्रांसफर्ड, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा। इस पे कुछ भी चार्ज नहीं और उस पे चार्ज है, मतलब ये बॉडी से इस पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों आइडेंटिकल है तो फाइनल में क्या होगा, दोनों पे इक्वली चार्ज हो जाएगा। ये दोनों, ये +5Q हो जाएगा, ये भी +5Q हो जाएगा। अब देखो, टच करने के पहले सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होगा, इस पे जितना चार्ज है और इस पे जितना चार्ज है उनका सम, मतलब +10 +0, तो टोटल चार्ज इस पे +10Q है टच करने के पहले। टच करने के बाद चार्ज कितना है, +5Q और +5Q +10Q। इनिशियली जितना चार्ज था फाइनल भी उतना चार्ज है। चार्ज कहीं गया नहीं, आपने चार्ज को प्रोड्यूस किया नहीं, चार्ज को डिस्ट्रॉय किया नहीं, सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरी जगह आपने ट्रांसफ़र किया, वही है चार्जेस कंसेप्ट। एक बात और, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज को क्या कर सकते हो आप, एडेड लाइक रियल नंबर्स। जैसे इसको समझने के लिए एक कोई बॉडी मान लो, ये बॉडी है, ऐसी कुछ भी आर्बिट्री बॉडी है, इस पे चार्ज है +100 कूलम, मतलब ऐसे चार्ज बिखरे हुए, -10 कूलम, +5 कूलम और -10 कूलम, ऐसे चार्ज ले लो। अगर आपको बोलेगा कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, इसका अलजेब्रिक सम साइन के साथ, यानी कैसे, +100 +5 कूलम -10 कूलम -10 कूलम, तो ये कितना हो गया, 100 + 5 105 -20 -85 कूलम। ये नेट चार्ज हो गया इस पर। तो आपने चार्ज को कैसे ऐड करना है, सिंपली ऐसे अलजेब्रिक सम करना है। ये हो गई आपकी टोटल चार्ज की प्रॉपर्टीज़। टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ है, ये आपकी टोटल चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे हमने 4th प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसके नोट्स ले लीजिए। अब नेक्स्ट है टॉपिक चार्जिंग। इसके पहले मैं कुछ बेसिक बातें करना चाहता हूँ आपसे, मतलब कैसे चार्जिंग में होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, किसका ट्रांसफर होगा, चार्ज 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 2 एटम में से 2 चीज़ का ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का या तो प्रोटॉन का। सवाल उठता है कि ट्रांसफर होंगे कौन, प्रोटॉन होंगे कि इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने देखे थे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, एटम के आउट, जैसे ये हमारा एटम है, ये ऑर्बिट्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहे हैं। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले बहुत ही लाइट है, तो आप इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। दूसरी बात यह है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है, एक न्यूक्लियस से प्रोटॉन को उठा के दूसरी जगह रखना बहुत ही टफ है एज कम्पेयर टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब भी हम चार्जिंग की बात करेंगे तो कौन ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में क्या होगा, लिखोगे आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो बहुत लाइट है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन,
और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है और प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है बहुत ही टाइट फोर्सेस से, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत लूजली बाउंड होते हैं। जो आउटर मोस्ट ये जो आपके आउटर मोस्ट है ना, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, इसके कारण आप इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इसलिए किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ मास। ये क्यों होगा, देखो कोई भी बॉडी से पहली बात तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक बॉडी है, बॉडी 1 और बॉडी 2, अगर बॉडी 1 से बॉडी 2 पे 10 इलेक्ट्रॉन गए, इससे इस पे 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो कितने मास इस पे, मतलब कितना मास बढ़ गया, 10 इलेक्ट्रॉन गए और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है ये, तो इस पे कितना मास बढ़ गया 10 इंटू ME, ये इतना मास इस पे बढ़ गया। तो चार्जिंग के साथ साथ आपका मास भी ट्रांसफर होता है। अब हम कहते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई, तो कौन सी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, बॉडी को कब नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, वो देखते हैं। तो उसके पहले एक बार आप ये उतार लो, फिर मैं बताऊंगा कि बॉडी को, या हम इधर लिख लेते हैं, वो एक बेसिक कंसेप्ट है, इधर समझते हैं। देखो हमने पढ़े थे कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनिशियल क्या होता है आपका, NP इज इक्वल्स टू NE, यानी नंबर NP होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और N ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट केस लेते हैं, कोई बॉडी पे, जैसे ये दो बॉडी है, बॉडी A और बॉडी B, बॉडी A से बॉडी B पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इनिशियली इस पे क्या थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब A से B पे ट्रांसफर हो गए तो क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई और इस पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े क्या, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए अपने आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये बॉडी क्या हो गई, ए बॉडी क्या हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। सवाल उठता है कैसे, देखो मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मैं कहता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और इनिशियली इस पे भी +10 इलेक्ट्रॉन थे और इस पे भी +10 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा मान के चलो। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ये न्यूट्रल थी, मतलब इस पे 10 प्रोटॉन थे, इस पे 10 + 10 प्रोटॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन लिखो और 10 प्रोटॉन ऐसे लिखो, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ये इनिशियल कंडीशन। अब इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इस पे क्या हो गए, 10 प्रोटॉन तो उतने के उतने रह गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। इस पे 10 प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 10 थे अब और 2 गए, मतलब 12। नेट चार्ज 10 प्रोटॉन की वजह से +10 कूलम, और +10 कूलम नहीं +10 E, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना हो जाएगा -80, तो इस पर कितना चार्ज हो गया +2E। तो ये क्या हो गई +2E चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस पर देखो 10 प्रोटॉन की वजह से +10E चार्ज, 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से -12E चार्ज। हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज -E होता है और हर एक प्रोटॉन की वजह से +E चार्ज होता है। इसमें नेट चार्ज हो गया -2E, तो ये कितनी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अगर जो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिवली चार्ज। अब एक और बात, हमने बोले कि चार्जिंग के साथ साथ मास का भी ट्रांसफ़र होता है, तो किसका मास बढ़ गया और किसका कम हुआ। देखो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, है कि नहीं। इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन इस पर कम हो गए तो इस पर मास कम हो गया। इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इस पर मास बढ़ गया। कितना मास बढ़ेगा इस पर, 2 × ME, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास ME, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 2, तो 2 ME मास बढ़ गया। और इस पर कितना मास कम हो गया -2 ME।
जितना इसने कम किया उतना घटाया। यही केस दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंजर्व हो रहे हैं, कहीं से प्रोड्यूस हुए नहीं, कहीं मतलब आपने डिस्ट्रॉय किया नहीं, आपने सिर्फ एक बॉडी से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए। तो ये एक हो गया, कब बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, कब नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, ये एक बेसिक हो गया। और चार्जिंग में क्या क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, तो कौन से चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का। और क्यों नहीं होता है प्रोटॉन का, ये तो मैंने आपको समझा दिया। और चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफ़र होता है। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये उतारो, फिर चार्जिंग के 3 प्रोसेस है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, वो देखते हैं। तो देखो, पहला डालो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होगा, 2 बॉडीज रहेगी आपके पास, ठीक है, कुछ भी ऐसे आर्बिट्री उस बॉडी मान लो, इनको क्या करोगे आप, टच करोगे। जैसे 2 बॉडीज है, 2 कोई भी मान लो, एक ये क्लॉथ मान लो, ठीक है, ये कपड़ा मान लो, और एक ये मार्कर, ये 2 बॉडीज है, इनको आपस में रब करना है। रब करने की वजह से क्या होगा, एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो आउटर मोस्ट आपके जो एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। वो जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे, वो एटम से डिटैच हो जाएंगे और दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे कैसे ट्रांसफर होंगे, वही प्रोसेस। तो पहले क्या करोगे, मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताता हूँ आपको। 2 बॉडीज रब्ड टुगेदर, दोनों को रब करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, थर्मल एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स absorb that energy and get detached. Transfer of electron from one body to other. ये एक बेसिक प्रोसेस हो गई। क्या बोला, 2 बॉडीज, इनको अब टच कर देता हूँ मैं, इनको ऐसे रब कर दोगे आप, तो 2 बॉडीज रब टुगेदर। रब करने का जैसे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, थर्मल एनर्जी को क्या किया, आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ने उनको एब्जॉर्ब किए, और एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्ब डेट एनर्जी एंड गेट डिटैच हो गए वो एटम में से, मतलब एक बॉडी से डिटैच हो गए और दूसरे बॉडी पे चले गए। ये हो गई, जिसकी वजह से आपकी बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये एक हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसकी बात क्या है, इसमें एक बात है, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बॉडीज। क्यों लिख रहा हूँ, ये जब चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे तब काम आएगा। नेक्स्ट क्या है, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें भी क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट लिखो बिटवीन 2 बॉडीज। क्या लो, एक चार्ज्ड बॉडी लो और एक अनचार्ज्ड। ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है, इस पे इस तरीके से चार्ज फैला हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों बॉडी को टच कर देंगे, टच कर दो तो क्या होगा, टच करने की वजह से क्या होगा, चार्ज, हमने पढ़ा था कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर हो गए
दोनों बॉडी चार्ज हो गई, सेपरेट कर दो। सेपरेट, बस दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। इनिशियली एक चार्ज थी, दोनों को टच किया तो चार्ज ट्रांसफर हो गए, सेपरेट कर दो, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। यही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें एक बॉडी, अभी तक जो दो मेथड पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है ना, एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक बॉडी चार्ज लूज कर रही है, दूसरी गेन कर रही है। अब थर्ड जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो इन दोनों प्रोसेस से थोड़ी डिफरेंट है। कैसे तो देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, नो फिजिकल कांटेक्ट। मतलब कैसा? दूसरी बात, अभी तो ये जो इंडक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें जो बॉडी चार्ज कर रही है वो खुद का चार्ज लूज नहीं करने वाली। ये पहले दो प्रोसेस से अलग है। पहले दो प्रोसेस में क्या हो रहा था, पहले तो दोनों बॉडी में फिजिकल कांटेक्ट था, दूसरा एक बॉडी चार्ज लूज कर रही थी, दूसरा गेन कर रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जो बॉडी चार्ज कर रही है वो खुद का चार्ज लूज नहीं करने वाली है। कैसे तो देखो, इसमें क्या करना है आपको, ऐसे दो वो ले लो, स्पीयर्स के फॉर्म में ले लो। ये दोनों अनचार्ज्ड है। अब मान लो मुझे ये ए है और ये बी है, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले लूँ। स्ट्रॉन्ग लिख दिया तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। पॉजिटिव, इसको क्या कब बोला मैंने, इसको निगेटिवली चार्ज करना है। ठीक है, ए को निगेटिव चार्ज करना है, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूँ। टू मेक ए नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये हो गया अपना, ये टास्क है जिसके वजह से हमने क्या करें, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज लाए। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये दोनों बॉडी के जितने भी नेगेटिव चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, आपका काम तो हो गया, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। अब क्या करो, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज को रखो और इन दोनों को सेपरेट कर दो। इन दोनों को सेपरेट कर दो। इन दोनों को सेपरेट करोगे तो ए पे नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे जो पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली, और बी पे भी पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और फिर फाइनली क्या करोगे आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूव कर दो। हमारा जो काम था ए को नेगेटिवली चार्ज बनाना था वो हो गया। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसकी खासियत क्या है, क्या इसने अपना चार्ज लूज़ किया? नहीं, इनमें से चार्ज किसी ने लूज़ नहीं किया। चार्ज को हमने इंड्यूस करा, इसके मदद से हमने चार्ज को क्या किया, इंड्यूस करा। और यहाँ पे ये मतलब जो चार्जिंग बॉडी थी और ये थी, इनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट है क्या? नहीं, यही इसमें फ़र्क है। कई बार आप बोलोगे कि फिजिकल कांटेक्ट ये तो हो रहा है, हम इन दो बॉडी की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों तो इनिशियली अनचार्ज थे। ये इसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है इसमें और इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको एक और तरीके से बताया जाता है, देखो कैसे। आप लोगों को अगर अर्थिंग नहीं पता होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अर्थिंग हम पढ़ेंगे, बस इतना समझना है अभी कि जैसे कोई चीज़ को अर्थ करेंगे तो देखो कैसा होता है। देखो ऐसा मान लो एक ये अपना बड़ा सा स्पीयर है और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ला लो, पॉजिटिव की वजह से या नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। इसको अगर अर्थ कर दिए हमने, अर्थिंग लगा दिए, तो क्या होगा, अर्थिंग में से क्या होगे, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अर्थिंग करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसके वजह से आपकी ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज बच जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ फिजिकल कांटेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको भी, ये भी एक प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ऐसे भी कर सकते हो।
ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके चार्जिंग के तीनों टेक्निक हो गए, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अब एक थोड़ा बेसिक सा एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये उतार लो, फिर वो करते हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं वो आपसे। A polyethylene is rubbed with a wool is found to have negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। -7, हाँ। पूछ क्या रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कहाँ से कहाँ, मतलब पॉलीथीन से वूल पे गए या वूल से पॉलीथीन पे गए। देखिए बात सेकंड है, अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड, ये दो चीज़ हमसे पूछ रहा है वो। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो और फिर मैं बताता हूँ, वो देख लो। A polythene piece is rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। तो किसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, पहला सवाल उठता है किसने किया। देखो नेगेटिव चार्ज किस पे बना, पॉलीथीन पे बना। मतलब इनिशियली क्या था, दोनों पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हो गया, पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो गया, इस मतलब पॉलीथीन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। वो कहाँ से आए, वूल ने ट्रांसफर किया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। Electrons are transferred from wool to polythene। क्यों, क्योंकि पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। दोनों पे तो इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे बढ़ गए, इसकी वजह से पॉलीथीन पे इतना नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कहाँ से, वूल से ही लेगा ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स किससे ट्रांसफर हुआ है, वूल से पॉलीथीन पे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसका बेसिक है Q इज इक्वल टू एन ई। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो N क्या होगा, Q बाई ई। Q कितना है, Q इतना है, और ये इसका आंसर कितना आएगा 3, और ऊपर जाके 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, और ये 30, 16 मतलब 1 8 7 5 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। एक बार चेक करूँ इतना ही है क्या, बिल्कुल यही है। तो ये हो गया अपना, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सेकंड पूछा नंबर ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मास। तो अमाउंट ऑफ मास के लिए सिंपल है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मास कितना ट्रांसफर होगा, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.875 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12, और एक मास मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना kg मास ट्रांसफर हुआ। मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, वो है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -18 किलो, -18 10 टू द -18, जो बहुत ही ठीक है। तो इतना ये हो गया एक बेसिक सा न्यूमेरिकल। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये उतार लो, फिर आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ।
तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब ने क्या किया, ये जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व लॉ है। मतलब उसने क्या किया, दो चार्ज लिया था, दोनों इनिशियली मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ Q1 और Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है मान लो R। उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये चार्ज इस पे या ये चार्ज इस पे, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का मैग्नीट्यूड, मतलब Q1 और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और एक्ट अलोंग द लाइन joining two charges, joining two charges, act along the line joining two charges। ये कूलम्ब ने ऑब्जर्व किया था कि दोनों का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और ये लाइन के अलोंग लगता है। मतलब ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग ही वो दोनों फोर्स लगेंगे। या हम ऐसे लिख देते, सबसे पहले ये लिखते, देखो इसका आप थोड़ा फॉर्मल वे में क्या होगा, ये F K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे जब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम। तो अभी सिर्फ इसको इतना समझ के चलो, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ऐसा यूनिट मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये होती है उसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। देखो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा F21। F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये F21 है, ये है F12। ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ बेसिक। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उसका हेडिंग डाल लो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगा हमें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, एक बार पहले ये उतार लो, फिर हेडिंग डाल देना कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देखो क्या है, एक आपका XY प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो चार्जेस है, दोनों को इनिशियली पॉजिटिव मानो। यह है Q1, यह है Q2। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। यह है आपकी ओरिजिन। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यह है R। और देखो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जो होगा F21, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाएगा F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मैं F21 निकालूंगा, मैं R वेक्टर का डायरेक्शन ये ले रहा हूँ, ये मैं R वेक्टर का डायरेक्शन ले रहा हूँ। F21 क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर इंटू R कैप, वेक्टर फॉर्म में। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन
ऑफ आर। सबको पता है आर कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ये इधर सब्स्टिट्यूट करो तो F21 को क्या लिख दूंगा मैं, देखो K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये क्या बन जाएगा, F21 K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट वो निकलेगा। अब देखो ये ट्रायंगल कंसिडर करो, ये R1 वेक्टर है, ये है R2 वेक्टर और ये है वेक्टर R। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 लिख सकता हूँ। तो R को लिख सकता हूँ मैं R2 माइनस R1, ये वैल्यू उठा के इधर रख दो तो F21 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब और ये R2 माइनस R1। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखाता हूँ कि ये फॉर्मूले में क्या क्या करना पड़ता है, तो वो लिख लो। तो एक उसके पहले ना ये सब उतार लो और फिर इस पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। वैसे ही ये F21 और F12 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये तो मैंने बोल दिया, पर मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। मतलब वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस F12 का वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अभी करते हैं, उसके पहले आप ये सब उतार लो, एक बार वीडियो पॉज करके ये सब उतार लो एक बार। 1 2 चलो, तो ये इस तरफ का मिटा देते हैं। इसके पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्लेस Q1 एंड Q2 विथ साइन। मतलब क्या, देखो ये फॉर्मूला अपने आप खुद एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता तो F21 का डायरेक्शन क्या होता, अगर ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता तो ये मान लो अगर ये निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करता, तो F21 का डायरेक्शन क्या होता है ये। और जैसे ही आप Q1 और माइनस Q2 रखोगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो इनिशियल था उसका रिवर्स हो गया। तो जैसे अगर आप साइन के साथ रखोगे तो डायरेक्शन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, प्लेस Q1 Q2 विथ साइन, ये मिटा दो। और सेकेंड क्या लिखोगे, हेड ऑफ आर वेक्टर लाइज वेयर we have to find the force। आर वेक्टर का हेड का होगा जब अपने को फोर्स निकालना है। जैसे F21 निकाले तो आर वेक्टर का हेड का है, आर वेक्टर का हेड का है इस तरफ F21। अगर F12 निकालते तो आर वेक्टर का हेड क्या होता, F12 निकालते तो आर वेक्टर का हेड क्या होता है ये। मैंने F21 निकाला तो आर वेक्टर का हेड, मतलब फोर्स किस पे निकाला मैंने, Q2 पे फोर्स निकाला। तो हेड ऑफ आर वेक्टर लाइज वेयर वी हैव टू फाइंड द फोर्स। अगर Q2 पे फोर्स निकाल रहे तो आर वेक्टर का हेड क्या है, Q2 की तरफ है, इसलिए ये लिख दिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो मैंने F21 को कैसे लिखा था, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा। ये हो गया F21।
F12 क्या होगा, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, आर कैप आर के अलॉन्ग है, ये आर कैप का डायरेक्शन हो रहा है, F12 उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आर कैप। क्यों? क्योंकि है तो आर के अलॉन्ग ही, पर उसका डायरेक्शन आर कैप के अपोजिट है, इसलिए माइनस आर कैप आ गया फैक्टर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या है, F21 है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे? तो देखो मैग्नीट्यूड देखना है आपको, तो आपको डायरेक्शन कंसिडर नहीं करना है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे F21 का, तो वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर। ये आर कैप तो डायरेक्शन बता रहा था ना, मैं इसको ही कंसिडर नहीं करता, तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड। और F12 में भी क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर। ये माइनस आर कैप इसमें डायरेक्शन बता रहा था ना, उसको कंसिडर नहीं किया। दोनों के मैग्नीट्यूड देखो, ये मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू F12, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विदाउट वेक्टर लिख दो तो समझ में आ जाता कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। F12 इज इक्वल टू F21। अगर वेक्टर लगाना है तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक बात ये तो प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। और कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है जब हम क्वेश्चन यूज करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पे F21 निकाले थे हमने, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1। प्लेस Q1 Q2 विथ साइन एंड हेड ऑफ R वेक्टर लाइज वेयर वी हैव टू फाइंड द फोर्स। सिंपल, ये लिखा था मैंने। इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपन, K Q1 Q2 R का क्यूब वेक्टर R। ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और एक टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि हम कूलम्ब्स लॉ को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ऐसे दो लिमिटेशंस है उसके कि हम कूलम्ब्स लॉ को वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते।